हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में, दैट मीन्स कि वसीम फार्मा स्टडी चैनल। इससे पहले हमने आपको फार्माकोलॉजी के बारे में बताया था। इस वीडियो में महाराष्ट्र बोर्ड के समर का जो एग्ज़ाम हुआ था, समर का 2023, ठीक है ना, ये उसकी बात करेंगे। और इसमें हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसके हर एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन का आंसर भी प्रोवाइड करके उसमें सारे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक का बने रहना है। अगर आप दूसरे भी बोर्ड वाले हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि कर्नाटका बोर्ड के स्टूडेंट हमको देखते हैं, हमारी वीडियो को यूपी बोर्ड वाले देखते हो, और इसके अलावा उत्तराखंड, गुजरात बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हो, आप अगर हमको फॉलो करते हो, हमारा चैनल देख रहे हो, तो ये आप सब के लिए है। तो आप सब लोग इसको लास्ट तक का देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी किसी भी बोर्ड का हो वो रिपीट होता ही होता है। तो इसलिए आपको लास्ट तक के बने रहना है। और अगर अभी तक का आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो लॉन्ग आंसर होता है। इसमें से आपको क्या करना है, क्या पूछा गया है, आंसर एनी 6 क्वेश्चन। ये तो हर जगह का पैटर्न होता है कि भाई 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आपको डिफाइन करना है, और एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप फॉर द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर द डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो 1 मार्क मिलेगा, और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है वो तो आपको पता है कि जो डॉक्टर लिख के देता है उसी को प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। डॉक्टर लिख के दे, या फिर कोई डेंटिस्ट लिख कर दे, या कोई वेटनरी डॉक्टर जो एनिमल का डॉक्टर होता है वो लिख करके देते हैं, तो वो प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है, जैसे कि आपको पहले से पता है, ठीक है ना। और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग कैसे हैंडल करना है, तो इसमें क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं याद करना। ये जो हेडिंग दिए गए हैं, सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रिस्क्रिप्शन को, जैसे आपके पास में कोई कस्टमर आता है तो आप उसको क्या करते हो, उसको रिसीव करते हो। रिसीव करने के बाद उसको आप क्या करते हो, चेक करते हो, ठीक है ना। उसके हिसाब से जब उसको आपने पढ़ लिया तो उसको असेंबलिंग, मेडिसिन आपने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, और फिर पैक करके लेबल वगैरह लगा करके, ये थोड़ा हॉस्पिटल की बात कर रहा है। उसके बाद में आपने बिल वगैरह उसका बिल फाइल करके, और उसको गाइड करके, इंस्ट्रक्शन दे करके उसको आप हटा देते हो, बोलते हो भाई इतना आप कर लेना। वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी हुई है। तो आपको क्या करना है, सारे हेडिंग वाइज आपको याद कर लेना है, बाकी सारी उसके अंदर बातें बताई गई है, ठीक है ना। आप सारी चीज़ें पहले हेडिंग याद कर लो, और हेडिंग में अगर आपको याद करना है, एक एक दो दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो एंडोर्समेंट में क्या होता है, ये लास्ट वाला पॉइंट बता दे रहा था, प्रिस्क्रिप्शन शुड बी स्टैम्प विद द डेट। प्रिस्क्रिप्शन पे आपको डेट वगैरह लिखना होता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्लेन सेकंड क्वेश्चन 1B, द स्टेज ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग का स्टेज। तो ठीक है ना, तो वन, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, आपको जितने भी स्टेज लिखेंगे पेशेंट काउंसलिंग में, हर एक पेज जितना लिखेंगे आपको एक एक मार्क्स मिलता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद में आप क्या करते हो, पूरी सारी चीज़ बताई गई है। प्रिपरेशन फॉर द काउंसलिंग सेक्शन होता है, और इंट्रोडक्शन एंड ओपनिंग ऑफ द काउंसलिंग सेशन होता है। उसके बाद में आपको काउंसलिंग कंटेंट होता है, पूरा काउंसलिंग कैसे करना है, जैसे यहाँ पे जो भी बताया गया वही यहाँ पे दिया गया है। ये जो इंट्रोडक्शन, काउंसलिंग कंटेंट, काउंसलिंग प्रोसेस एंड क्लोजिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक एक करके समझते चले जाना है। स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, आप हर एक को क्या करना है, और इसमें बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से तो पॉइंट कट कर सकते हो। मैंने पॉइंट बाय बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं डिफाइन ओटीसी मेडिसिन क्या होते हैं, डिस्कस द नीड एंड रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। तो ओटीसी याद रखो कि ये अभी तक का आपने क्या पढ़ा, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा था, है ना, प्रिस्क्रिप्शन के लिए। इस केस में आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगती है। ओटीसी मतलब होता है, मीनिंग होता है ओवर द काउंटर, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको सीधे आप जाओ मेडिकल पे और मेडिसिन ले लो, तो उसी को बोलता है। तो इसमें अगर आप डेफिनेशन लिखोगे आपको 1 मार्क मिलेगा, और नीड ऑफ फार्मासिस्ट के लिए एनी 4 पॉइंट लिखेंगे तो आपको 4 पॉइंट में आधा आधा हाफ ऑफ मार्क्स का रहेगा, तो आपको 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। एंड रोल लिखने के एनी 4 रोल लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। बट इस केस में देखो डेफिनेशन ओटीसी, वही मेडिसिन क्या लिखा गया है, ओटीसी मेडिसिन आर द ड्रग विच आर अवेलेबल टू पेशेंट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता है, मैंने पहले बताया। मेडिसिन आपको तो मिल जाएगा, ड्रग आपको मिल जाएगा, बट आपको जैसे आप डोलो, आप क्रोसिन, ये सब लेने जाते हो, तो ये सब ओटीसी होते हैं, ठीक है ना।
अब नीड में मैंने बताया कि जैसे कि आपको क्या करना है, एनी 4 पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिया, बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं 1 2 3 4। आप एनी 4 ऊपर से ही पढ़ लो। तो क्या क्या नीड होती है उसके लिए, द नीड ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिसिन डिस्पेंस इज द बिकॉज नन ऑफ द मेडिसिन आर हार्मलेस। मतलब यहाँ पे नीड को कि हार्मलेस नहीं है, नुकसान देने वाले नहीं है। पेशेंट शुड बी एडवाइज द करेक्ट चूज ऑफ द ओटीसी, ये भी नीड होती है। नीड टू चेक मेडिकेशन इंटरेक्शन विद देयर अर्लियर प्रिस्क्राइब। तो आपको इजी जो भी लगे, बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, आप लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे रोल आपको पूछा गया है, फार्मासिस्ट रोल, ठीक है ना, एनी 4 आपको यहाँ पे, तो वो भी आपको कवर करना होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आपको एनी 4 लिखना, यहाँ पर भी बहुत सारे हो गए हैं, तो आप एनी 4 लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप हेडिंग बना करके लिख सकते हो, इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आप रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन हो गया, एजुकेशनल काउंसलिंग, इसको आप हेडिंग बना करके ये 4 रोल आप याद कर लो, 4 याद कर लो, ये हेडिंग, तो यहाँ से आपका ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं what advice should a pharmacist give for a fever and sore throat। अगर फीवर के लिए है या सोर थ्रोट में, गले में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या क्या एडवाइस देंगे, हर एक पॉइंट लिखने का आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फीवर के केस में वही पूरी सारी चीज़ें बताई गई कि फीवर टेम्परेरी राइज, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो उसके सारी चीज़ें बताई गई है। उसके बाद में इन्फेक्शन वगैरह में कब कब ये बढ़ता है, सारी चीज़ें बताई गई है। अगर यहाँ पे एबव हो जाता है तो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, 102 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। उसके बारे में बताया गया है आपको। और इसमें आपको फिर वही सारी चीज़ें नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस, नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब विदाउट मेडिसिन, और प्रॉपर हाइजीन रखना, यूज़ कोल्ड वाटर, स्पॉन्जिंग, ये जो भी है, तो इसके सारी चीज़ें बताई गई। ईट लाइट, ये सारे खाने आप खाना चाहिए, जो भी बताया गया है, बहुत इजी पॉइंट है। लाइक मतलब क्या करना चाहिए, एक लाइट टॉवल वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करना है आपको, अवॉइड अल्कोहल वगैरह सारी चीज़ें, बहुत इजी पॉइंट है, आप याद कर लो। उसके बाद में आपको सोर थ्रोट, गले में इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं ए सोर थ्रोट इज ए कंडीशन वेयर द थ्रोट फील्स पेन। जब गले में प्रॉब्लम होता है, ड्राई हो जाता है, इरिटेशन हो सकता है, तो उसको बोलते हैं। जैसे कहाँ पे और इसके साथ में क्या होगा, रनिंग नोज, नाक से पानी आना, स्नेजिंग और छींकना, ठीक है ना, नेजल नोज में और घर्राटे की आवाज़ आना, स्वेलिंग हो जाना, हॉर्स वॉइस, ठीक है ना, बॉडी में पेन होना, हेडेक हो जाना, ये सारी चीज़ों के बाद बहुत सारे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। द पेशेंट शुड बी एडवाइज टू काउंसिल द डॉक्टर। फिर वही डॉक्टर के बाद अगर टेम्परेचर कितना हुआ, 102 से ज़्यादा हो गया है तो। और नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस यहाँ पे मतलब विदाउट क्या करना है, यहाँ पे मेडिसिन यूज़ नहीं करना है। तो क्या क्या आप कर सकते हो, मेंटेनेंस, आप साफ सफाई रख लो, गार्गल यूज़ करो, और यूज़ ह्यूमिडिफायर, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड यूज़ करोगे जिससे आपका ड्राई रहे, ठीक है ना। तो ये हो गया। टेक रेस्ट, आपको रेस्ट भी लेना है। इसके अलावा बहुत सारे ड्रिंक, जो गर्म पानी या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करना है, टी, हनी, सोप, ये जो भी सूप वगैरह आपको यूज़ करना है ताकि गले का इन्फेक्शन सही हो जाए। अब बात करेंगे, काढ़ा वगैरह भी इसमें दिया गया है, काढ़ा भी आप यूज़ कर सकते हो। और फार्माकोलॉजिकल, अब यहाँ पे मेडिसिन की बात करेगा, जैसे आप क्या यूज़ कर सकते हो, पैरासीटामॉल यूज़ कर सकते हो, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, सक ओटीसी थ्रॉट लोज, बहुत सारे चॉकलेट टाइप के आते हैं लोजेंजेस, उसको बोलते हैं, सब सारी चीज़ें आप यूज़ कर लेना। और इसके अलावा एंटीसेप्टिक लाइक मेंथॉल वगैरह आता है, यूकेलिप्टस का आता है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी आप यूज़ कर सकते हो, इन्फ्लामेशन हो जाता है क्योंकि गले में, तो उसके लिए आपको ये यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में हम आ जाते हैं, बात सीधे करते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल में है, अगला मैं ट्राई करूँगा कि और शॉर्ट करूँ, जितना पूछा गया है उतना ही बताऊँ आपको, ठीक है। डिस्कस, लेकिन कुछ लोग का ये भी कहना है कि सर थोड़ा डिटेल में बताया करो, तो इसके लिए डिटेल में आपको बता रहा हूँ। डिस्कस द फैक्टर फॉर द साइट सिलेक्शन फॉर द सेटिंग अप द रिटेल फार्मेसी। मतलब कहाँ भी जो क्या है, साइट सिलेक्शन किसके लिए, फॉर सेटिंग अप ए रिटेल फार्मेसी ओपन करने के लिए कहाँ आपको कौन सा साइट आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी जगह आपके लिए अच्छा रहेगी, कहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। तो वेरियस फैक्टर हैं, जहाँ पे फिजिशियन हो, देखो जहाँ पे आपका फिजिशियन है वहाँ पे आप खोल सकते हो, फिजिशियन में डॉक्टर, क्लिनिकल कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आप मेडिकल खोल सकते हो। अदर ड्रग स्टोर भी हो सकते हैं,
और इसके अलावा जहाँ पे ट्रैफिक रहेगा वहाँ पे आप खोल सकते हो, जहाँ पार्किंग वगैरह होते हैं, पब्लिक ज़्यादा आती है, वहाँ पे बिजनेस लोकेलिटीज़ है वहाँ पे आप ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। रेसिडेंशियल जहाँ पब्लिक, जहाँ आबादी है, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे आप, ऐसा नहीं कि सुनसान घने जंगलों में आपको नहीं खोलना है। और डेवलपिंग एरिया जहाँ पे लोग डेवलप हो रहे हैं, अभी घर वगैरह बन रहे हैं, तो वहाँ पे आप होटल, अपना हॉस्पिटल, अपना मेडिकल डाल सकते हो। नियर होटल के आप डाल दो, स्कूल के डाल दो, ये सारी चीज़ें कुछ दिए गए हैं। सिनेमा हॉल के बाजू में आप डाल दो, ठीक है, कुछ यहाँ पे दिया गया है। फिर हर एक को वही एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको इतना रटने की ज़रूरत नहीं है। हेडिंग हेडिंग वही आप याद कर लो, और हर एक को आप ऐसे ही, हेडिंग ही आपके लिए मेन है। कुछ लोग बोलते हैं सर कैसा लिखेंगे कि हम पास हो जाएंगे, आप हेडिंग ही लिखो, क्योंकि एग्जाम में हेडिंग ही चेक किया जाता है। ऑलवेज हेडिंग को ही बोला जाता है कि हेडिंग चेक किया जाता है। एग्जामिनर जो रहता है आपका हेडिंग देख करके वहीं से आपके आंसर का अंदाजा वो कर लेता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद में डिफाइन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड लिस्ट द मेथड ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल और एक्सप्लेन द एबीसी। अब ये देख लो थोड़ा सा, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। जैसे आपने कोई मेडिकल खोल के रखा है, तो इस मेडिकल में आप क्या क्या फिल करोगे, क्या क्या इसके अंदर आप स्टोर करोगे, तो आप 3 तरह के मेडिसिन रख सकते हो, 3 तरीके के, ए बी सी। मान लो ए वाले क्या रहेंगे, बहुत कॉस्टली रहेंगे, बहुत महंगे रहेंगे। अब ये महंगा है तो आप सोचो कि ये कम रहे, हमारे मेडिकल में कम से कम ये रहे। ये रहेंगे एवरेज रहेंगे, ठीक है ना। तो एवरेज रहेंगे इनके, मतलब जो इसका जो रेट होगा एवरेज रहेगा, तो आप सोचोगे कि ये एवरेज भी ही इसको रहते हैं, मतलब ना बहुत ज़्यादा इसको मेडिकल में रखेंगे ना बहुत कम रखेंगे। ये मान लो तीसरा वाला बहुत सस्ता रहेगा, बहुत सस्ता रहेगा, तो आप सोचोगे सस्ता या थोड़ा और 2-4 प्रोडक्ट ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये चीप रहता है, चीप रहता है तो इसकी क्वांटिटी मैक्सिमम रहती है, ठीक है ना। सेम टू सेम वही यहाँ पे बोला गया है। अभी देखना, इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेस है मैनेजिंग स्टॉक लाइक ड्रग, मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ें आपको क्या करना है, तो आप डेफिनेशन याद करके रखो। इन्वेंट्री कंट्रोल दूसरा डेफिनेशन दिया गया है, सिस्टेमिक कंट्रोल है टू कॉन्स्टेंट चेकिंग। अरे आप ऐसा कैसा कर सकते हो भाई, लगातार आप अपने मेडिकल में चेकअप कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक कम हो गया, कौन कितना मंगाना है, कितना सेल हुआ है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तीसरा भी डेफिनेशन दिया, कोई भी आप दो, एक ही याद रखो चलेगा। टेक्निक में बहुत सारे टेक्निक हैं, एबीसी, ईओक्यू और परपिचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल, वीईडी एनालिसिस जिसको वीईएन भी बोलते हैं, और सेटिंग वेरियस लेवल, फीफो एंड फेफो, फीफो एंड लीफो, ठीक है ना। और इसके अलावा स्टेब्लिशिंग, तो अब यहाँ पे एबीसी वाला है, एबीसी का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था। तो इसमें 3 तरीके से सारे आइटम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ए आइटम, बी आइटम और सी आइटम। तो ए आइटम में क्या किया गया, ये टोटल इन्वेंट्री का ये 10% होगा, और इसमें जो होगा ए आइटम वाले, अब ये बहुत महंगे, 70% बजट इसमें लग जाएगा आपका। मैंने बताया ना कि इसको बहुत महंगा है, तो आप सोचोगे ये कम से कम रहे। तो ये आपने 10 क्वांटिटी रखा, बट इसमें जो आपने खर्चा कर दिया 70 रुपये, 70% आपने खर्चा कर दिया। तो इसको देखभाल करने के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बहुत महंगा सामान है, आपको बहुत ज़्यादा इसको देखभाल करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, ये 20% आपने इसमें क्या, ये होते हैं आपके मेडिकल में होते हैं, और ये क्या होते हैं, कंज्यूम करते हैं कितना, 20%। इसमें बजट भी आप सोचते हो कि चलो यार थोड़ा ना बहुत महंगा ना बहुत सस्ता है, तो थोड़ा इसमें ज़्यादा उतना ही मंगा के रखते हैं, और इसमें इसकी देखभाल के लिए भी आप थोड़ा सा चलेगा, मतलब मॉडरेट टाइप का, बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं करेंगे तो चलेगा। और ये क्या होता है, इट कवर 70% टोटल। ये सारे दुकान में, सारे आपके शॉप में, मेडिकल शॉप हो या कोई भी शॉप हो, तो सबसे ज़्यादा सस्ते रहते हैं ये 70%, पूरे दुकान का ये 70% रहता है। और इसमें क्या होता है, जो दाम लगता है, जो रेट लगता है, जो आपने खर्च किया है, वो 10% ही, मतलब कि अगर कोई सामान 10 रुपये में 100 रुपये में 10 मिल रहा है, 100 का आपको 10 मिल रहा है, तो आप सोच के यार यार लाओ इसको भर लेते हैं पूरा पूरा। तो वैसे इसको बहुत है, और इसको ज़्यादा देखभाल की नहीं, ठीक है भाई ख़राब हो गया कुछ भी हो गया, ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सस्ता सामान था। तो वही सारी चीज़ें बताई गई। फिर वो जो आपने ऊपर कंटिन्यू की, उसी का कंटिन्यू है। इनमें क्या होता है, इट नीड्स मिनिमम फॉलो अप, और इसमें क्या करना है, देखो यही पॉइंट है, 4th पॉइंट यहाँ पे है, नीड्स मिनिमम फॉलो अप, और इट रिक्वायर मोर एफर्ट टू रिड्यूस लेट टाइम, खराब नहीं होने देना इट। तो आप कैसे भी करके इसको याद कर लो, टेबल इजी है, और ग्राफ के फॉर्म में पूछेगा तो यही ग्राफ के फॉर्म में है। 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं, तो उस तरीके से रखा गया, सी वाले प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हैं, बी वाले उससे कम है, ए वाले सबसे कम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद में आपको 1G का ब्रीफ ऑन ए प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर।
परचेज ऑर्डर करने के लिए हर एक में आपको क्या करना है, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो परचेज रिक्विजिशन फॉर्म भरना पड़ता है। सबसे पहले भाई कि आपको कोई चीज़ खरीदना है, खरीदने के लिए आप क्या करते हो, कोई चीज़ फॉर्म वगैरह कहीं जाओगे नई जगह पे तो उसके बारे में बताया गया कि आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है, रिक्विजिशन फॉर्म भरना होता है। और फॉर्म भर दिया उसको, उसके बाद सामने वाला क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कोटेशन रिसीव, ये थोड़ा टेंडर मतलब बड़े लेवल की बात कर रहा है, तो वो कोटेशन रिसीव होता है। उसके बाद में आप क्या करते हो, सप्लायर, कौन से सप्लायर से आपको मंगाना है तो वो आप उसको चूज करते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को आपको प्लेस कर देना। हाँ भाई ये हमने सब कुछ कर दिया। फिर वो रिसीव एंड चेकिंग द सप्लाई, जो उसने सप्लाई किया है, ऑर्डर आपने भेजा तो उसने सप्लाई किया वो। उसके बाद में आपको क्या करना है, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ लेना, मेन मैं हेडिंग बता दे रहा हूँ। तो एक बार फिर से देख लो आपने क्या इसके अंदर पढ़ा, प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ए परचेज। सबसे पहले आपने क्या किया, परचेज को रिक्विजिशन मतलब एक फॉर्म आपने फॉर्म फिल किया जाता है और उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाती है क्या क्या होना चाहिए, कौन सा डोसेज फॉर्म, स्ट्रेंथ, सब सारी चीज़ें। उसके बाद में एक फॉर्म आपने जब उसको रिक्विजिशन फॉर्म तो रिसीव कोटेशन। अब कई लोग आपको कोटेशन दे रहे हैं, 2-3 लोग आपको बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये हमारे यहाँ से सामान ले लो, आपने ले लिया, आपने सोचा, अभी सोचा, उसके बाद में आप क्या करेंगे, दोनों लोगों में से आपने किसको सेलेक्ट किया, 2 लोग थे ना मान लो, ऐसे कई लोग हो सकते हैं, तो आपने सेलेक्ट ऑफ द सप्लायर्स, आपने उसको सेलेक्ट किया, नहीं ये हमको बेस्ट में दे रहा है, सबसे अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, वो आपने किया। उसके बाद में जैसे आपने चूज किया देन आपको क्या करेंगे, उसको ऑर्डर दे देंगे। ऑर्डर दे दिया आपने, ऑर्डर दे दिया तो वो क्या करेगा, आपने उसको ऑर्डर दिया तो फिर वो ऑर्डर आपको भेजेगा भी, तो आपके पास आपका सामान जो भी ऑर्डर था आपने उसको रिसीव किया। तो रिसीव करने के बाद फिर आप चेक भी तो करेंगे क्या उसने सप्लाई किया सही किया है या कुछ और रॉन्ग कर दिया है। अगर कुछ एक्सपायरी है या कुछ बैच नंबर मिसिंग है, सारी चीज़ें आप उसके बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब क्वांटिटी आप हर एक चीज़ चेक करेंगे। इसमें सारी बातें वही बताई गई हैं, बट आप हेडिंग याद करके जाओ, हेडिंग याद करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लो इन केस ये जो है, अगर इन केस अगर कोई चीज़ इसमें मिसिंग है, कोई डैमेज वगैरह, तो उसको साइड में रख देना है, ठीक है ना। सारी बातें बताई गई है कि वो सब भेजेगा तो आपको सब कुछ चेक करके फिर उसको अगेन दोबारा बताना पड़ता है। जैसे कि मान लो सेम सिंपल है कि आपने घर पे भी छोटा मोटा अगर कोई भी स्टोर है, कोई भी शॉप है, तो ऐसे ही होता है या कोई आपसे बोलता है ये हमारे यहाँ से सामान लेके जाओ, आप ठीक है बोलते ठीक है ले लेंगे, आप लेते हो उसका। आप दोनों में से कई लोग बोलते हैं तो बोलते हैं भाई हम कंपेयर करेंगे किसका बेस्ट है, जिसका बेस्ट रहता है आप उसको ऑर्डर देते, ठीक है वो ऑर्डर दे दिए, फिर आपने उसको आपके घर तक का पहुँचता है, पहुँचने के बाद आप क्या करते हो, उसको चेक करते हो, फिर उसको कॉल करके दोबारा बोलते हो भाई आपके यहाँ का सामान ये थोड़ा डैमेज आया है, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप भेज दो या रख कर उसको अपने पास रखो, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग आंसर सॉल्व कर लिया है, लॉन्ग आंसर, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे शॉर्ट आंसर के बारे में। तो शॉर्ट आंसर के लिए हम लोग दूसरी वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ तक का आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना ना भूले, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये दूसरी वीडियो आएगी, वो दूसरी वीडियो क्योंकि ये अभी लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा, इसके बाद भी ये वेरी शॉर्ट आंसर रहते हैं। तो आपसे यही है कि चैनल को फुल सपोर्ट करो और जो भी इसके नोट्स वगैरह रहेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम जैसा कि पहले भी बता के रखा हूँ, वसीम फार्मा स्टडी के नाम से है, सेम जो हमारा यूट्यूब का चैनल है इसी के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। बट टेलीग्राम पे याद रखना कि आपको क्या करना है, वसीम फार्मा, देखो ये पूरा नाम याद कर लो, वसीम फार्मा स्टडी, ये आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। और इसमें आपको दो चैनल मिलेगा, तो एक पे डीपी लगी होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस पे डीपी लगी है वो है मतलब मेरा ही चैनल है, ठीक है ना। इससे पहले भी वो एक दूसरा भी दिखेगा, उसको आपको ज्वाइन नहीं करना है, उस पर कोई अपडेट नहीं आता है। तो जिस पर डीपी लगी है, इमेज लगा है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है और आपको वहाँ पे सारे नोट्स और वीडियोज़ मिल जाएंगे और वो फ्री ऑफ कास्ट है, उसको आपको कुछ भी चार्ज वगैरह नहीं देना है, तो आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।